हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? तो फिर आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्लास में, इससे पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? हमने पिछले क्लास में बहुत कुछ देख चुके थे। अगला जो टॉपिक आएगा हमारे इस क्लास में, हम कहाँ पढ़ रहे हैं? तो भाग वन, इतिहास के भाग वन चैप्टर 2 के बारे में देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे आज हम ग्रामीण समाज और उनकी भिन्नता। क्या ग्रामीण समाज में भी विभिन्नताएं थी? क्या वहां भी अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप होते थे? तो आप बोलिएगा बिल्कुल जी हाँ, ग्रामीण समाज में भी भिन्नता थी कि जितने भी जो खेती की उपज तो बढ़ी। पिछले अध्याय में देखे थे कि खेती की उपज बढ़ाने के अलग अलग तरीके थे। पहला तरीका क्या हुआ करता था खेती की उपज बढ़ाने के लिए? तो पहला तरीका हल का प्रयोग या तो लोहे का फाल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ का कहा जाने लगा उनके मध्य जो है वो खेती की जो उपज बढ़ी, लेकिन उससे जो उत्पादन हुआ, जो लाभ हुआ, वह समान मात्रा में नहीं बट पाए। उससे समान मात्रा में नहीं बट पाए तो उससे क्या होने लगे कि जो खेतीहार, जो श्रमिक थे, उनके बीच तनाव और भेदभाव बढ़ते चला गया। मान के चलिए खेती को उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने के बाद बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं। अब उसे समान मात्रा में आपस में नहीं बांटिएगा तो एक तो होंगे कि नहीं, ये सारा हमको पैसा नहीं दे रहा है या तो वो नहीं दे रहा है, हमें समान मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गए? तो एक दूसरे तो जलन और ईर्ष्या करने लगेंगे कि नहीं? आप बोलिएगा बिल्कुल करने लगेंगे। तो उसी तरह से वहां के समाज में भी 600 बीसी में भी यह देखने को मिलता था कि उनके मध्य के जो भेदभाव थे, उनके मध्य की जो टकरार, जो दरार थे, वो बढ़ता चला गया। तो इसी को देखते हम पिछले क्लास में भी, कितने क्लास में आपको बताया कि हम कहाँ का इतिहास देख रहे हैं। हम इतिहास जो देख रहे हैं वह 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक के इतिहास यहाँ कवर किए जा रहे हैं, जिसमें होते हैं एक तक हम क्या कहते हैं, इतिहास कवर कर रहे हैं। तो वही समय की बात है। किसान को समान मात्रा में उस टाइम भी, आज भी तो घर गांव में देखिए तो उत्पादन करते हैं कि हमके खा गए लोग पैसा, ये कर गए वो कर गए, हमको पैसा नहीं दे रहा है, ऐसे करके बोलते हैं। तो हमेशा बोलने आता है। तो उस समय भी यह प्रथा प्रचलन थी। इस प्रथा प्रचलन में आई थी कि वहां के लोग भी समान मात्रा में लाभ को नहीं बांटते, तो वहां पे ईर्ष्या जलन करते थे। और गाँव का प्रधान होता था जो कि काफी शक्तिशाली होते थे, जैसे कि गाँव में मुखिया होते हैं, ठीक उसी प्रकार वहां भी क्या थी उस समय भी 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक में गांव में एक मुखिया हुआ करते थे, और ये उसे हम क्या कहते थे, ग्राम प्रधान कहा जाता था। अब वो क्या कहते, अब ये ग्राम प्रधान का जो पद होते थे वो वंशानुगत होते थे। मान के चलिए मेरा बेटा, हम एक ग्राम प्रधान है, हम एक तरह से देखने के, वो बोलने के मैं एक ग्राम प्रधान हूँ, मेरे जो वंशज आए वह शासन करेंगे, उसके बाद वो उनके पुत्र हुए वो शासन करेंगे। तो उसी प्रकार क्या हो, वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रही थी। तो उसी को कहा जाता है कि गांव के जो ग्राम प्रधान होते थे वह एक प्रकार का वंशानुगत होता था। तो ग्रामीण समाज में यही हमें क्या देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलते हैं। जबकि वेल्लार एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वेल्लार। तो वेल्लार जो शब्द किया गया है वो जमींदार के लिए किया गया है। तो बोल क्वेश्चन में आपको दिए जा सकते हैं कि वेल्लार शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। आप एकदम शालीनता, सद्भावना और धैर्यपूर्ण से आप आंसर देंगे कि वेल्लार जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह जमींदार के लिए किया गया है। अनिमाई, वेल्लार, अनिमाई, हलवाहा, ये सारा किसके लिए, जमींदार के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक आते हैं, हम गजपति के बारे में देखेंगे। तो गजपति क्या होते हैं? तो अगला टॉपिक हमारा आता है गजपति। आपको केवल टॉपिक क्लियर होने चाहिए, कितने नोट्स हैं कितने नहीं है वो नहीं, बल्कि आपके लिए तो शॉर्ट नोट्स दे ही रहे हैं, इतने से ज्यादा क्या लिखेंगे। इतिहास को लिखने के लिए हम लिखने का आपको एक वीडियो डाल देंगे जिसमें किस तरह से लिखना है, उसका से आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। इतिहास में या कोई भी सब्जेक्ट में मान के चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो हम कितने पॉइंट लिखेंगे? 5 पॉइंट लिखेंगे, मात्र 5 पॉइंट लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं? 5 पॉइंट लिखेंगे, हर एक पॉइंट जो होगा एक एक नंबर का होगा। तो हमारे एक पॉइंट कितना होंगे? तो एक पॉइंट हम कम से कम इतने कवर लिखेंगे, इतना कवर लिखेंगे कम से कम। कितने लाइन लिख सकते हैं? एक दो तीन, एक दो तीन चार, और एक लाइन, 5 6। तो 5 6 लाइन या तो 7 8 लाइन, इतने टॉपिक, इतने कंटेंट एक पॉइंट में लिख सकते हैं हम। तो आपको हर एक वह बातें मिल रही है आपकी।
किसी भी प्रकार के बातें नहीं छूट रही हैं, जो कि आपको जानना हो। तो इसमें शॉर्ट नोट्स हैं, परंतु सारे टॉपिक आप में मेंशन किए गए हैं, ठीक है? तो आपको टॉपिक क्लियर होने चाहिए, जबकि और अदर्स नहीं। अब प्रीवियस क्वेश्चन भी पेपर भी करवाना है। तो अगला हम देखते हैं कि गजपति। तो गजपति क्या होते हैं? आपकी बुक में एक अगला टॉपिक दिया हुआ है गजपति। तो गजपति क्या होते थे? तो गजपति वो घर के मुखिया होते थे। मान के चलिए आपके घर के अभी मुखिया कौन है? आपके पिताजी हैं। अपने पिताजी हैं, आपको देखभाल करते हैं, आपकी मम्मी को देखभाल करते हैं। मतलब जो भी अपने घर में आपके घर में काम करते हैं, दाई या धामा या तो दास रखे हुए हैं। दास उसे कम मान के चलो नौकरानी रखे हुए, उसको नियंत्रण रखते हैं। तो मान के चलिए आपके पिता जो हो गए एक गजपति का कार्य करते हैं। तो घर का मुखिया को ही गजपति कहा जाता था, जो क्या करते थे कि जितने भी महिला, बच्चे, बूढ़े और दास-दासियाँ होती थी, उन पर नज़र रखता था, नियंत्रण रखता था। उसी को हम क्या कहते हैं? गजपति कहते हैं। तो आप घर की भी तुलना कर सकते हैं कि मेरे पिताजी ही गजपति हैं। आज के बाद अपने पिताजी को गजपति बोलिएगा तो 2 झाप देंगे, कहाँ से वहाँ गिर जाइएगा, ठीक है? गजपति क्या है? हमको हाँ, तो सोचेंगे हम हाथी दिख रहे हैं क्या? संस्कृत भाषा में गज का अर्थ होता है हाथी, तो हाथी हम दिख रहे हैं क्या? नहीं हो सकता है, तो गजपति एक तरह से होते हैं अपने घर के पिता को बोले जा सकते हैं। जैसे कि वो हर एक चीज़ को देखते हैं, एकदम क्या है, क्या नहीं है, कौन ही कहाँ है, कहाँ गया, कौन खाया, कौन पिया। नहीं, इसको तो मम्मी देखते हैं कौन कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ये सारे देखने का काम हमारे गजपति का होते हैं। ये समझ में आ गया? तो गजपति कुछ नहीं, वो घर का मुखिया होते थे। एक तो पिता को आप तुलना कर सकते हैं, इससे कैम्पर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जिसमें गजपति जी को घर के हर एक व्यक्तियों का नियंत्रण रखता था, ठीक है? तो आपका केवल टॉपिक क्लियर होने चाहिए। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आपका केवल टॉपिक क्लियर होने चाहिए, उसके अदर्स के बाद हम कुछ भी होंगे हम देख लेंगे। दूसरा जो आता है सीमाओं का महत्व, तो सीमाओं का क्या महत्व है? इसके बारे में समझेंगे कि पहले जो हुआ करते थे, उस समय के काल में तो हमें कुछ ऐसी जानकारी नहीं थी या तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम अपने सीमाओं का पहचान कर सकें। 600 बीसी काफ़ी ज़्यादा पुराना प्राचीन काल में, अभी तो आधुनिक काल है कि यहाँ पे देखते हैं कि इतनी सी भी आपकी ज़मीन चल गई दूसरे के हाथ में, बलुआ लेके आएँगे, कोई तलवार लेके आएगा, कोई बन लेके आज हो तो खेला, आमा मोंजली का, होता है ना? मोंजोली का खेला हो तो ये सब लड़ा करता था, सीमा के लिए लड़े करते थे। एक तरह से उस टाइम के हो गए तो उस टाइम सीमा की पहचान करने के लिए कुछ-कुछ तो ऐसे चीज़ रखने होंगे, जिससे कि पता चले कि हाँ, मेरा ज़मीन यहाँ तक है, मेरा सीमा यहाँ तक है, मेरा संपत्ति यहाँ तक है, मेरे प्रॉपर्टी यहाँ तक है। तो उसी के लिए सीमाओं का महत्व उनको बताने के लिए हम बोलते हैं कि सीमाओं को पहचान करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ गाड़ देते थे, ऐसे चीज़ ज़मीन में दफना देते थे जिससे वो बहुत लंबे समय तक रहे। जैसे कि आग का राख, जो चूल्हा से निकला हुआ राख होते हुए होते थे। गाय के सूखे हुए गोबर को भी वहाँ दफना दिया जाता था, हड्डी को भी दफना दिए जाते थे, ईंट हो सकते थे या गाय के बाल, तो गाय के बाल तो इज़िली मिल जाएँगे, तो वो सबको क्या कर देते थे, अपने सीमा के अपने सीमा के अंतिम छोर में, मान के चलिए आपके सीमा कहाँ पे है? यहाँ से यहाँ तक है, तो आपकी सीमा का अंतिम छोर ये हो गए, तो यहाँ पे क्या गाय के बाल या कुछ दफना देंगे। यही होते थे सीमा के पल, नहीं तो फिर लड़ाई तो होना है। अमर मोंजली का खेला हुई तो एकदम पूरी तरह से मार, गर्दा फाड़, कुर्ता फाड़, धोती फाड़ वाला मार होगा। अब मार तो कम मार नहीं हो गई, ज़मीन की बात है भाई। इसी के लिए कहा होता था सीमाओं का महत्व देखने को उस टाइम बहुत ज़्यादा मिलते थे कि जब वेदों की रचना हुई, जब धार्मिक ग्रंथ लिखे जा रहे थे, वेदों की रचना तो पहले हो चुकी थी 600 ईस्वी से बीसी से लेकर के 600 एडी तक। जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे जा रहे थे उनके बारे में इसके बारे में जो उन्होंने लिखा ताकि यह पता चले कि आने वाले कल जो इतिहास है वो पढ़ सके व्यक्ति, ठीक है? तो सीमाओं के महत्व का जो टॉपिक है आपके क्लियर हो गए। अगला टॉपिक आता है हम हर्षवर्धन वंश के बारे में समझते हैं। वर्धन वंश, तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। तो पुष्यभूति वर्धन को उनके संस्थापक माना जाता है वर्धन वंश को। वर्धन वंश का बेसिकली उत्तर भारत में थे। तो वर्धन वंश का जो इतिहास हम देखते हैं तो ये कहाँ थे? उत्तर भारत में। ऊपर मान के दक्षिण भारत में नहीं, मान के जो कर्क रेखा गुजरती है ना, जहाँ से मध्य रेखा मध्य प्रदेश के कटनी जिले से मेन पड़ता है,
तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले से होते हुए तो वो दो भागों में बांट देती है, उत्तर भारत दक्षिण भारत कह सकते हैं। तो उत्तर भारत जो थी वहीं पे क्या थे कि हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था और उनके पिताजी के नाम थे प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन के पिता के नाम थे पुष्यभूति वर्धन। तो वही, तो प्रभाकर वर्धन के बारे में नहीं जानना है, संस्थापक के बारे में जान लीजिए। वर्धन वंश के पुष्यभूति वर्धन थे वर्धन वंश के संस्थापक, और इनके सबसे क्रूर और सबसे योग्य बेटा जो थे वो थे वर्धन, हर्षवर्धन, इस वंश के सबसे योग्य शासक। तो योग्य के ही बारे में ना पढ़ेंगे, फालतू बकलोल के बारे में पढ़ के क्या, जो कि कुछ जानकारी ना हो। तो हर्षवर्धन जो था उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। उन्होंने एक युद्ध लड़ा था नर्मदा नदी के तट पे। अगर बात की जाए हम, देखिए एक मिनट, यहाँ पे आपको मिटा के बता देते हैं। युद्ध, युद्ध के बारे में यहाँ दिखेंगे, क्या आपको दिख पाएंगे? कोई बात नहीं, दिखा, इतने बड़े में तो जरूर देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो वर्धन वंश का शासन कहाँ, उत्तर भारत में यहाँ पे चल रहा था वर्धन वंश का शासन। और यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है बोलते हैं, और यहाँ आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से इधर एक नदी निकलती है जिनका नाम है नर्मदा नदी, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और यहीं पे घमासान युद्ध हो गया। किससे? इस क्षेत्र में जो शासन करने वाले वंश थे ये थे वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, और ये थे वर्धन, भी लिख दे रहे हैं वर्धन, और इसको भी लिख दे रहे हैं वाकाटक। ये हाँ थे वाकाटक वंश के हर्षवर्धन, नहीं सॉरी, वर्धन वंश के हर्षवर्धन और वाकाटक वंश के पुलकेशिन द्वितीय। ये दोनों ने युद्ध कहाँ पे लड़ा? तो नर्मदा नदी के तट एक स्थान है, वहां पर युद्ध लड़ते हैं हम। जब युद्ध लड़ते हैं तो यहाँ पे हर्षवर्धन उत्तर भारत के जो थे वो पराजय हो जाते हैं। वर्धन जो है वो पराजय हो जाते हैं, हर्षवर्धन। तब इन दोनों के मध्य एक प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, ना कि इसमें कुछ, बल्कि इन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। और अगर आगे देखा जाए तो आगे विवाहित, और इसकी जो जानकारी जो मिलती है एहोल अभिलेख से मिलती है। एहोल, ए हामे हो ल, एहोल, एहोर नहीं, एहोर अभिलेख सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी किसकी थी? भानुगुप्त, स्कंदगुप्त की पत्नी भानुगुप्त की थी। लेकिन एहोल अभिलेख जो है वह नर्मदा नदी के तट के किनारे मिला हुआ है। एक सिक्का मिला हुआ है जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन को दिखाया गया है। उससे यह पता चलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जिसमें विजय कौन हुए? तो वर्धन वंश हुए। कौन थे? हर्षवर्धन हार गए और विजय जो हुए पुलकेशिन द्वितीय हो गए। अब होते हैं हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहा करते थे जो कि महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। हर एक वंश, हर एक शासक के दरबार में कहीं ना कहीं से एक दरबारी कवि आए ही थे। हर एक शासक अपने दरबार में दरबारी कवि रखते ही थे। तो उसमें हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि का नाम था वह था वान भट्ट। वान भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, उनके द्वारा किए गए हर एक क्रियाकलाप, जो भी काम कर रहे हैं हर्षवर्धन, जो भी यहाँ जो भी नहीं, वो जो भी नहीं, मतलब जिस कार्य कर रहे हैं, मान के चलिए शासन को अच्छा से तरह से चला रहे हैं, प्रशासन को चला रहे हैं, अपने प्रजाओं का देखभाल रखवाला कर रहे हैं, ये जितनी भी चीज हैं, उसे जो करने का जो उसका इतिहास लिखने का जो काम किया वे थे वान भट्ट। कौन थे? वान भट्ट। वान भट्ट ने हर्षचरित नामक एक पुस्तक लिखी है जो कि पूरा हर्षवर्धन के जीवन से लेकर के मरण तक की कहानी है। मान के चलिए हम हर्षवर्धन है, मान के चलिए नहीं है तो पता है हमको नहीं है कि हम तो राजा नहीं है, लेकिन मान के चलिए कुछ समय के लिए हम हर्षवर्धन है। हम अभी जी रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप वहां पे देख रहे हैं, या तो हम कहीं पे जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या हम प्रशासन को लागू करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हम एक दरबारी कवि रख दिए हैं। अब ये यहाँ पे खड़ा है बैठे हुए मेरे सामने और सारा कुछ देख रहा है, तो क्या उन्हें इतिहास लिखने में देरी लगेंगे? पेन पकड़ा, कॉपी पकड़े, इतिहास लिखने के यार प्रियांश इधर इधर गया था, इधर ये खाया वो खाया। तो
हर्षवर्धन का इतिहास लिखने में क्या देरी करेंगे वान भट्ट? नहीं, उन्होंने हर्षवर्धन का इतिहास लिख डाला। तो ये थे। तो उत्तर भारत का सबसे अंतिम हिंदू शासक थे हर्षवर्धन, जिनके संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। इतने समझ में आ गया। अगला आता है भूमि दान। तो भूमि दान के बारे में सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह अभिलेखों से मिलता है, सिक्के से मिलता है। बेसिकली सबसे पहले भूमि दान किन्होंने दिया? सातवाहन वंश ने दिया, पहले ही बताए थे। लेकिन सर्वाधिक भूमि दान की बात की जाए तो गुप्त शासक में। तो जो भूमिदान का वो जो उल्लेख मिलता है, अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र, सिक्के नहीं, ताम्रपत्रों से मिलता है। जितने भी पांडुलिपियां थी, अभिलेख थे, उससे भूमिदान का वर्णन मिलता है। और भूमिदान किसे दिया जाता था? जो धार्मिक क्रियाकलाप में कार्यरत थे, मतलब जो धार्मिक क्रियाकलाप करते थे, या तो ब्राह्मण हो गए, तो उन्हें सबको क्या किया जाता था? भूमिदान में दिए जाते थे। मान के चलिए कोई भी ब्राह्मण है, किसी भी शासक, किसी राजा के दरबार में चल गए, पूजा पाठ करवाए, तो उससे खुश होकर राजा क्या कर दे कि तुमको 4 एकड़ 5 बीघा दान में दे दे रहे हैं। तो वही थी भूमि दान की प्रथा, हमें ताम्रपत्र और अभिलेखों के माध्यम से मिलती है, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन थी? पिछले क्लास में बताए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से कर दिया गया था। और गुप्त वंश और वाकाटक वंश, इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। ठीक है। तो प्रभावती गुप्त की जो हस्बैंड थे, जो पतिदेव थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब पूर्ण रूप से शासिका या रानी कौन बन गई? प्रभावती गुप्त बन गई। लेकिन लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह था कि धर्म शास्त्रों में यह लिखा गया था कि धर्म शास्त्र के अनुसार जो महिला है उसे भूमि का स्वामी नहीं होना था, यानी कि भूमि का स्वामी नहीं स्वीकार करना था। महिला कभी भी भूमि का स्वामी नहीं बन सकता है, यह धर्म शास्त्र के अनुसार कहते हैं। धर्म शास्त्र यह कहते हैं कि महिला भूमि की स्वामी नहीं बन सकते हैं। लेकिन प्रभावती गुप्त ने एक दंगुन गांव आचार्य, नाम क्या बताए थे कल? आचार्य चनाल स्वामी। आचार्य चनाल स्वामी को क्या दिए थे? दंगुन नामक गांव क्या दिए थे? यहाँ पे लिखे हैं दंगुन। आचार्य चनाल स्वामी को दंगुन नामक जो गांव थे वह दान में दिए थे। समझ में आए? कौन? प्रभावती गुप्त। इससे यह हमें पता चलता है कि जो प्रभावती गुप्त थे वह धर्म शास्त्रों का अवहेलना करे। अवहेलना का अर्थ क्या होता है? अवहेलना का अर्थ मतलब इग्नोर करके भी प्रभावती गुप्त भूमि का स्वामी थे। यह पता चलता है। दंगुन नामक गांव एक बहुत बड़ा गांव था, जो कि आचार्य चनाल स्वामी को दान में दे दिए थे। कौन? प्रभावती गुप्त। ठीक है। इतना समझ में आ गया कि भूमि दान की जो प्रथा का उल्लेख किससे मिलता है? अभिलेख और ताम्रपत्र पांडुलिपियों से मिलता है, जिसमें से सबसे प्रमुख कौन आते हैं? प्रभावती गुप्त आते हैं। सबसे प्रमुख की बात की जाए तो कौन आते हैं? प्रभावती गुप्त सबसे प्रमुख आते हैं। ठीक है। प्रभावती गुप्त ने दंगुन नामक गांव, याद रखना है, दंगुन नामक गांव किसे दान में दिया था? चनाल स्वामी, आचार्य चनाल स्वामी को दंगुन नामक गांव दिया था। लेकिन धर्म शास्त्र क्या कहते हैं? कि महिला भूमि का स्वामी हो? नहीं कहते हैं। लेकिन भी प्रभावती गुप्त यहाँ भूमि की मालकिन थी, रानी थी, तो भूमि की स्वामी थी। समझ में आ गया। अगला हम देखेंगे टॉपिक जो होगा वो नगर एवं व्यापार। तो नगर और व्यापार के बारे में समझेंगे। तो 600 बीसी की बात की जाए, हमेशा बोल रहे हैं हम, इतिहास कहाँ के पढ़ रहे हैं? 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक के इतिहास को पढ़ रहे हैं। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के इतिहास को हम कवर कर रहे हैं। तो 600 बीसी में बहुत सारे नगरों का विकास हुआ। नगर के बारे में और व्यापार के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे जो नगर थे उनका विकास होने लगा, जिसमें से प्रमुख नगर कौन थी? प्रमुख जो नगर थी वह सब महाजन पद की राजधानियां निकली, जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैन हो गया, पुहार हो गया। फिर ये सभी जो नगर हुआ करते थे वे संचार मार्ग पर स्थित रहते थे। ठीक है।
जितने भी नगर थे वो संचार मार्ग पर स्थित थे। उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में नगरों का विकास देखने को मिला। उपमहाद्वीप का मतलब हम कहने का तात्पर्य है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? जैसे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, सॉरी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे, श्रीलंका, ये सारे देश एक मिल करके अखंड भारत का निर्माण करते हैं। इसी को उपमहाद्वीप कहा जाता था। तो उपमहाद्वीप में बहुत सारे ऐसे नगर भी मिले जिनका विकास, कर्मिक विकास का मतलब होता है धीरे 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 विकास करना, इवोल्यूशन, धीरे 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 विकास करना। तो गांव 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक वो धीरे 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 क्या कर रहे थे? विकास करते चला आ रहे थे, और सारे यहाँ पे संचार मार्ग पर स्थित है। परंतु हुआ क्या, पाटलिपुत्र कुछ ऐसे नगर थे, और सारे नगर कौन थे? सारे विकसित नगर क्या थे? महाजनपद की राजधानियां ही सारे विकसित नगर निकले। जैसे कि पाटलिपुत्र महाजनपद की राजधानी थी, यह एक नदी मार्ग पर स्थित था, काफी विकसित निकला। उज्जैन, उज्जैन भूतल पर स्थित था। अवंती की राजधानी उज्जैनी या तो महेश्वती थी, यह काफी, यहाँ के शासक कौन थे? अशोक थे। पाटलिपुत्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और एक था पुहार, समुद्र तट पर स्थित था। पुहार एक बंदरगाह था, चोल राजवंशों के द्वारा स्थापित, चोल शासक के समय के एक बंदरगाह है पुहार बंदरगाह, जो कि समुद्र तट पर स्थित था। कि दूसरे देश में, मान के चले यमन, ओमान, अरब प्रायद्वीप में यदि व्यापार करना होता था, यही पुहार बंदरगाहों से व्यापार किया जाता था। जैसे कि आज मुंबई, मुंबई भी एक नगर है कि नहीं? वो तो महानगर है, विकसित है, मुंबई बंदरगाह है। ठीक उसी प्रकार उस टाइम भी क्या थे? एक विकसित नगर के रूप में जानते हैं पुहार, समुद्र तट में स्थित एक बंदरगाह। तो आपके जो किताब में जितने भी बुक, जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं चैप्टर में, वो सारे टॉपिक देख रहे हैं, जबकि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या सारे टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो वही टॉपिक को हम बताएंगे, जो VVI कहेंगे उसको आप VVI लगा लीजिएगा। लेकिन जानना है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, समझे, ताकि आपका दिमाग फैले। तो क्या नगर एवं व्यापार के बारे में समझ में आ गए? सारे जो विकसित नगर निकले वो क्या थी? महाजनपद की एक तो राजधानियां थी, या तो एक तरह से वहां से प्रभावशाली लोग रहते थे, ये दो ही रहते थे, ठीक है। वही नगर विकसित नगर निकले। अब बात आती है, हम करते हैं कि सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार। सम्भ्रांत का अर्थ क्या होता है? मतलब उपमहाद्वीप के पास जितने भी लोग रहते हैं उसे सम्भ्रांत कहा जाता है। सम्भ्रांत, सम्भ्रांत नहीं, सम्भ्रांत। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक आपका लाइक और सब्सक्राइब से ही हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा कुछ इनकम हो पाता है, या तो हम थोड़ा से लाइक फॉलोअर्स बढ़ते हैं। हमको भी तो कुछ नहीं, बस एक लाइक एंड सब्सक्राइब चाहिए, बस हो गया, ताकि मेरे वीडियो जितना डालें आप में आ जाए। और यह आपको यह कहते हैं कि आप पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी, बस इतने ही आपके सहायक बनना है, ठीक है। तो आप चलिए, सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार क्या होते हैं। तो शिल्पकार के बारे में जानेंगे सबसे पहले। जैसे कि हम के राजा जो हुआ करते थे, वह क्या रहते थे? राजा एक किले बंद में रहा करते थे। कोई भी राजा होगा, जैसे कि आज देखें वर्तमान में आम आदमी घर बना रहा है, बाउंड्री कर दे रहा है, घेरा, ताकि हमारा घर के आंगन को बाहर के व्यक्ति ना देख पाए। राजा भी क्या करते थे? महल बनाते थे, पूरी चारों तरफ से घेरा कर देते थे। महल बनाने के बाद कोई भी बाहरी लोग या तो कोई भी आए तो हमारे घर को ना देख पाए, ये थे। एक तरह से उनके क्या होते थे? किला बंद हुआ करते थे। अगर मान के चले कि हमें पूरा अवशेष की बात किया जाए, इससे कैसे पता चलता है शिल्पकारों के अवशेष? तो मिट्टी के कटोरे तथा थालियां बनाई गई थी। बहुत सारे ऐसे जो थे कि मिट्टी के कटोरे और थालियां भी बनाई गई थी। जैसे यहाँ पे आपको हम लिख दिए हैं कि मिट्टी कटोरे थालियां जैसी मिली है। साथ ही सोना, चांदी, तांबा, हाथी के दांत, हड्डियां हो गई, मतलब हथियार बनाने वाले उपकरण, ये सारे अवशेष मिले हैं। जिससे क्या पता चलता था कि शिल्प उत्पादन भी किए जाते थे। 600 AC से लेकर के 600 BC में रहने वाले शिल्प उत्पादन भी किए जाते हैं। उसके बाद नगरों में रहने वाले, जैसे कि शिल्पकार हो गए, बुनकर हो गए, बढ़ई हो गए। बढ़ई नहीं जानते हैं? कारपेंटर, बढ़ई जो पेंट करता है उसी को बढ़ई कहा जाता है। शिल्पकार जो कि बर्तन उर्तन बनाता है। कुम्हार डेकची बासन या तो फिर घड़ा बना लेगा।
उसे हम कुम्हार कहते हैं। या तो स्वर्णकार, जो सोना बनाने वाला काम करता है उसे स्वर्णकार। ये सारा उल्लेख मिलता है। ये सारे लोग कहाँ रहते थे? नगरों में रहते थे। यह शिल्प उत्पादन का काम करते थे उससे, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। और एक जगह नहीं करते थे ये शिल्प उत्पादन के काम। कोई यहाँ किया तो कोई यहाँ किया, कोई यहाँ किया, कोई यहाँ किया, कोई यहाँ किया, कोई यहाँ किया। अखंड भारत के बाद कोई यहाँ किया। तो इसी को हम मिला करके क्या कहते हैं? संभ्रांत कहा जाता है। संभ्रांत वर्ग, यानी कि पूरे देश में रहने वाले। और शिल्पकार, इतना समझ में आ गया? जिसमें अगर नगर में रहने वाले जितने भी बुनकर थे। तो क्या आप में इतने टॉपिक समझ में आ गए? आपको एग्जाम बता रहे हैं कौन को VVI करना है, तो ये सारे टॉपिक आपके नहीं आएंगे, बस समझने के लिए। लेकिन ये भूमिदान वाले जो प्रथा है वो फाइनल है, आने आएंगे ही आएंगे। 100 में तो 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन 80% कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रभावती गुप्त की थी भूमिदान के बारे में। वो भी ऑब्जेक्टिव में आएंगे, सब्जेक्टिव में यह काम नहीं आएगा। प्रभावती गुप्त गंगुन गांव आचार्य चनाल स्वामी को विवाह करते हैं। ये वर्धन वंश के हर्षवर्धन के बारे में है। हर्षचरित किसने लिखा? वान भट्ट। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते। ये आ सकते हैं। गज सीमाओं का महत्व तो नहीं आएगा, गजपति के बारे में नहीं आएगा। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं, ये आपको लिखने में काम आएंगे कि ग्रामीण समाज में कैसे भिन्नता होते हैं। आप इसको हम क्या कर सकते हैं? लिखित एग्जाम में आपको अच्छा से ये सब लिख सकते हैं। लेकिन जो भी पूछेगा यह दो टॉपिक से ही पूछेंगे, एक प्रभावती गुप्त से पूछेंगे और एक जो पूछेंगे हर्षवर्धन से पूछेंगे। समझ में आ गया? आज आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास इतने, फिर कल नेक्स्ट टॉपिक में पूरे अंतिम टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को हम समाप्त करके अगला चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला लास्ट चैप्टर होगा। धन्यवाद, थैंक यू, आप मेरे क्लास में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा। फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।